हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग की टीचिंग स्टार्ट हो गई है, इस वजह से आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं। आप लोगों का कोर्स कंप्लीट कराना है, इसलिए आप लोगों को ये ऑनलाइन वीडियो जो है प्रोवाइड कराई जा रही है, जिससे आप लोग टाइमली अपना कोर्स कंप्लीट कर लें और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। आज का टॉपिक है अधिगम, जिसको इंग्लिश में हम लर्निंग कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सीखना। सामान्य भाषा में सीखना हम उसे कहते हैं जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं और कार्य करने के दौरान हमें कुछ न कुछ सीखने को प्राप्त होता है। तो क्या शिक्षा मनोविज्ञान में भी सीखना इसी को कहते हैं? इसी को हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए तथा अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि बुद्धि से संबंधित है, और जब हम कोई भी कार्य करते हैं और करते समय जो भी हम अनुभव प्राप्त करते हैं, उस अनुभव के परिणाम स्वरूप हम परिपक्वता को प्राप्त करते हैं, यानी हमें किसी भी कार्य में मैच्योर होते जाते हैं। और इस मैच्योरिटी के साथ साथ हमारे जो है व्यवहार में क्या होता है कि परिवर्तन होता चला जाता है। अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है, क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो सीखने से ही संबंधित है और सारी जो प्रोसेस है उसमें वो सीखने से ही रिलेटेड है, इसलिए इसको उसका दिल कहा जाता है। ऐसे हम देखें तो लर्निंग इज़ द प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, मतलब कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की एक प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में ही सीखने सिखाने की प्रक्रिया नहीं होती है। हम अपने आम जीवन में आस पड़ोस से, लोगों से, दोस्त से, मित्र से, सबसे कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और इसी सीखने के दौरान हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है और इसको ही हम लर्निंग कहते हैं। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, यानी हम जब भी कुछ सीखें उससे हमारा जो व्यवहार है वो उसी के हिसाब से कुछ न कुछ परिवर्तित हो। परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को हम सीखना नहीं कह सकते हैं। जैसे जो क्षणिक व्यवहार परिवर्तन होता है, जैसे थकान के द्वारा हम कुछ क्षण के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन ला दें, जैसे क्रोध करने लगें या किसी काम में मन न लगे, तो इस तरीके का जो परिवर्तन होता है वो क्षणिक होता है, कुछ क्षण के लिए होता है। जैसे दवा खाने के बाद व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो, या किसी बीमारी से हो, या परिपक्वता के से संबंधित कोई परिवर्तन हो जो कि कुछ क्षण के लिए होता है। तो इस तरीके के जो व्यवहार परिवर्तन होते हैं वो लर्निंग नहीं कहे जाते। इन चारों परिस्थितियों में व्यवहार परिवर्तन हो सकता है, किंतु ऐसे परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाता, क्योंकि ये अस्थायी परिवर्तन है। मतलब ये कुछ क्षण के लिए परिवर्तन होता है, जबकि जो आपका सीखना होता है, जो परिवर्तन होता है, वो क्या होता है कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, सीखने से तात्पर्य केवल उन्हीं परिवर्तन से होता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, जिसका उद्देश्य वातावरण में समायोजन करना होता है। मतलब हम जब कोई भी कार्य करते हैं और उस कार्य को करने के पश्चात हमें एक अनुभव प्राप्त होता है, और उस अनुभव का परिणाम ये निकलता है कि हम उस चीज़ों को सही तरीके से करना सीख जाते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिए कि अगर एक छोटा बच्चा जो कि जलती हुई मोमबत्ती को देखता है तो उसे वो छूने का प्रयास करता है, लेकिन अगर जब वो जैसे ही उसका हाथ उस मोमबत्ती से जल जाता है तो वो दोबारा उस मोमबत्ती को छूने का प्रयास नहीं करता है। यानी उसे ये पता चल गया है कि मोमबत्ती जो है खेलने या छूने की चीज़ नहीं है। जलती हुई मोमबत्ती, उससे उसका हाथ जल सकता है, वो दोबारा उसे छूने का प्रयास नहीं करेगा। मतलब उसके व्यवहार में जो है वो परिवर्तन हो गया और वो दोबारा आग के पास जाना और आग को छूना का प्रयास वो नहीं करेगा। लेकिन अगर बच्चा जलने के बावजूद भी उस मोमबत्ती को दोबारा छूने का प्रयास करे या आग के पास दोबारा जाने का प्रयास करे, तो क्या होगा, ये परिवर्तन जो है, जो ये व्यवहार परिवर्तन है, वो अधिगम नहीं कहा जाएगा, अर्थात इसी को हम सीखना नहीं कहेंगे।
इस प्रकार देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास मैंने किया है कि ये अभ्यास है, उसके बाद आपका अनुभव है, और अभ्यास और अनुभव का मिला हुआ परिणाम होता है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यानी रिलेटिवली परमानेंट चेंज, जिसका परिणाम होता है अधिगम। अधिगम के लिए कुछ परिस्थितियां जो हैं वो उत्तरदायी होती हैं, जैसे रुचि, प्रेरणा, वातावरण, इन सब का विशेष स्थान होता है अधिगम में। क्योंकि अगर बच्चा, सबसे पहले हम रुचि को समझते हैं कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट या छात्र का इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, तो वो चीज़ों को सीखने का प्रयास नहीं करेगा, या वो बच्चा अंदर से मोटिवेट नहीं है, प्रेरित नहीं है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो भी वो बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा। या इस तरीके का वातावरण उसे नहीं मिल रहा है, इस तरीके का वातावरण उसे प्रोवाइड नहीं की गई है कि जिसमें वो अच्छे से चीज़ों को सीख सके, तो भी बच्चा जो है अधिगम नहीं कर सकता है। यानी कुछ चीज़ें होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं अधिगम के लिए, जैसे रुचि, प्रेरणा और वातावरण। इन तीनों का समावेश जब होता है तभी बच्चा किसी चीज़ को सीख सकता है। डिफिनेशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की परिभाषा। आइए हम कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषा देख लेते हैं। आप लोगों के सीटेट और डीएलएड के पेपर में ये डिफिनेशन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला डिफिनेशन है जो है गेट्स का है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार सीटेट के एग्ज़ाम में और यूपी टेट के एग्ज़ाम में आ चुका है। आसान भी है और आप लोगों का आसानी से ये लर्न भी हो जाएगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं और उस कार्य के द्वारा जब हमें कोई भी अनुभव प्राप्त होता है, उस अनुभव के अनुसार हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है और हम फिर अलग तरीके से कोई भी कार्य करते हैं, तो इसे ही हम अधिगम कहते हैं, यानी सीखना कहते हैं। दूसरी परिभाषा है वुडवर्थ की, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की क्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। यानी जब भी हम कोई कार्य करके नई चीज़ें सीखते हैं और उस नए कार्य को करने का प्रयास करते हैं, उसे ही हम सीखना कहते हैं। तीसरी डिफिनेशन है क्रो एंड क्रो की, सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। मतलब जब हम कोई कार्य करते हैं तो उससे हमारी आदत, हमारे ज्ञान, हमारी अभिवृत्ति का मतलब होता है नज़रिया या दृष्टिकोण, इन सब का अर्जन होता है, यानी हम इन सब चीज़ों का विकास करते हैं। ठीक है, ये 3 डिफिनेशन है, जिसमें से जो आपको अच्छा लगे उसमें से एक डिफिनेशन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब आते हैं अधिगम की विशेषताएं, मतलब क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल, यानी अधिगम जो है वो सार्वभौमिक है। यहाँ सार्वभौमिक को समझना है। अधिगम कोई किसी एक स्थान पर या एक व्यक्ति के द्वारा ही नहीं होता है, ये सार्वभौमिक है, यानी हम सभी जगहों पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। कभी कदार होता है हम रास्ते में चलते हुए किसी से कुछ सीख लेते हैं, अपने दोस्त से, अपने परिवार से, अपने रिलेटिव से। तो अधिगम क्या है, वो सार्वभौमिक है, वो कहीं भी किसी भी स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है लर्निंग इज़ द गोल ओरिएंटेड, यानी अधिगम जो है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। किसी न किसी, जैसे आप लोग भी यहाँ पे डीएलएड कर रहे हैं तो आप लोगों का एक उद्देश्य निर्धारित है कि आप लोगों को सरकारी प्राइमरी टीचर बनना है। तो इस उद्देश्य को निर्धारित करके आप लोग नई नई चीज़ें, मतलब सब्जेक्ट को सीख रहे हैं। तो यही चीज़ है कि जो ये अधिगम होता है, जो लर्निंग होता है, वो उद्देश्यपूर्ण होता है। वो किसी उद्देश्य को निर्धारित करके उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तीसरा है लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग, यानी अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम जन्म से, जब से जन्म लेते हैं और मृत्यु पर्यंत तक हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, अपने आसपास, अपने लोगों से, अपने कॉलेज से, अपने दोस्त से। मतलब ये हर क्षण हर पल हम कहीं ना कहीं कोई चीज़ सीखते ही रहते हैं। तो ये क्या है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी ये चीज़ें समाप्त होती हैं। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी अधिगम जो है वो अनुभवों का संगठन है। हम जैसे जैसे चीज़ों को सीखते रहते हैं, नए नए अनुभव प्राप्त करते रहते हैं, वैसे वैसे हमारे व्यवहार में जो है स्थायी परिवर्तन होते जाते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये अनुभवों का, अधिगम जो है वो अनुभवों का संगठन है।
नेक्स्ट है कि लर्निंग इज़ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, यानी अधिगम जो है वो समायोजन की एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? जब जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते हैं उस हिसाब से हम एडजस्टमेंट करने लगते हैं, चाहे वो अपने फैमिली में हो या अपने स्कूल में हो। जैसे जैसे हमारे ज्ञान का विकास होता है, जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास होता है, उस हिसाब से हम चीज़ों को एडजस्ट करने की प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ ग्रेजुअल, यानी सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है। सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया, आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले हमें जो मात्राएं सिखाई जाती हैं, उसके बाद फिर हम अक्षर पे आते हैं और अक्षर के बाद शब्दों का। तो जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो क्रमिक होती है। हम डायरेक्ट जो है शब्दों पे और वाक्यों पे नहीं चले आते हैं। तो हम सबसे पहले मात्राओं का ज्ञान सीखते हैं, फिर अक्षर का ज्ञान सीखते हैं, फिर अक्षर के बाद हम लोग शब्द पे आते हैं और शब्द के बाद वाक्य पे आते हैं। तो इसी तरीके जो सीखने की एक प्रक्रिया होती है वो क्रमिक होती है। उसको आप इधर उधर करके नहीं बता सकते हैं, इसलिए इसे ग्रेजुअल बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो इनको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में बांटा है। सबसे पहला है कि शिक्षार्थी संबंधित कारक, मतलब शिक्षार्थी द्वारा जो प्रभावित करने वाले कारक हैं। दूसरा है शिक्षक से संबंधित कारक, और तीसरा है पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, और चौथा है अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक। तो अब हमको इसको धीरे धीरे एक एक करके डिटेल में इसको समझते हैं। सबसे पहला है शिक्षार्थी संबंधी कारक। पहला था मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। तो ये जो अभिप्रेरणा है, जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं या कुछ सीखने के लिए हम अंदर से जब प्रेरित होते हैं तो उसको हम बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं। लेकिन अगर हम अंदर से ही प्रेरित नहीं हैं या हमारे उस चीज़ को सीखने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं है, तो वो जो ज्ञान होता है वो मेरा स्थायी नहीं होगा, वो कुछ क्षण के लिए ही होगा और उसके बाद हम उसको भूल जाएंगे। तो ये क्या होता है कि फिर ये सीखना नहीं हुआ, ये लर्निंग नहीं हुआ। तो अधिगम के लिए हाँ, जो भी छात्र हो, चाहे जो बच्चा हो, जिस कार्य को करना चाह रहा है उसके लिए वो अंदर से प्रेरित होना चाहिए। दूसरा है एज, यानी शिक्षार्थी की आयु। ये भी आपको शिक्षार्थी की जो एज होती है वो भी प्रभावित करती है अधिगम के लिए। कि अगर मान लीजिए 5 साल का बच्चा है और उसको डायरेक्टली हम मल्टीप्लिकेशन सिखाने लगें या डायरेक्टली आप उनको डिवाइडेशन सिखाने लगें, तो वो बच्चा जो है वो अपने एज के अकॉर्डिंग उस चीज़ को नहीं सीख सकता है। तो इसलिए एज भी जो है वो आयु जो है वो भी प्रभावित करती है कि जिस एज का बच्चा होगा और उसी के हिसाब से उसके जो सब्जेक्ट के सिलेबस होंगे तो बच्चा वही उस चीज़ को वो ग्रहण कर सकता है। तीसरा है मैच्योरिटी, परिपक्वता, यानी किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए बच्चा जो है वो परिपक्व होना चाहिए, उसके हिसाब से उसकी बुद्धि होनी चाहिए, तभी वो उस चीज़ को सीख सकता है। इसी तरीके आपका इंटेलिजेंस भी है। ये भी जैसा बच्चे के पास बुद्धि है, जिस हिसाब से, जैसे अभी आप लोग आगे चल के समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि बालक के भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। तो इस टाइप के जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि, आईक्यू लेवल भी जो है वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो इस हिसाब से बच्चे की बुद्धि के हिसाब से बच्चे को हमें सीखता है। अगर बच्चे की बुद्धि जिस लेवल की होगी वो उसी तरीके के ज्ञान को ग्रहण करेगा। तीसरा है थकान। नेक्स्ट जो है वो थकान है। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ सीखना या पढ़ना ही चाह रहे हैं और हम बहुत थके हुए हैं, तो हमारा जो क्या होगा कि जो इंटरेस्ट होगा वो पढ़ने में नहीं लगेगा, तो हम बिल्कुल भी अधिगम नहीं कर सकते हैं। थके हुए रहेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं बैठेंगी। नेक्स्ट है कि शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आपका, तो ये भी प्रभावित करता है। क्योंकि अगर बच्चा शरीर से ही स्वस्थ नहीं होगा या मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, तो वो चीज़ों को सही तरीके से नहीं सीख पाएगा। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो अधिगम के लिए अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट जो है शिक्षक से संबंधित कारक, आइए इसको भी देखते हैं।
पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। देखिए जो सीखना होता है ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ अध्यापक अपनी कक्षा में गया और सिर्फ उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, व्याख्या दी और चले आए। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती क्या हैं। मतलब जब भी हम पढ़ाने के दौरान जब हम अलग से कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ाने के दौरान हम यूज़ करते हैं, वो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने चार्ट पेपर का यूज़ किया या किसी मॉडल का यूज़ किया या प्रैक्टिकल के लिए हमने किसी लैब का इस्तेमाल किया, या जियोग्राफी हमें पढ़ाना है तो हम किसी पर्टिकुलर उस स्थान पे चले गए जिस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, जो कि पढ़ाने के साथ साथ क्रिया के रूप में दिखाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं और उस दौरान अगर हम चार्ट पेपर पे उसका फिगर बना के उसका एग्ज़ाम्पल दे करके चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या होता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है और बच्चा उसको बहुत ही आसानी से चीज़ों को सीख लेता है। तो इसलिए इसका जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं इनका भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा है विषय का ज्ञान व शिक्षक का व्यवहार। देखिए विषय का ज्ञान व शिक्षक का व्यवहार ये भी जो है अधिगम को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर किसी भी शिक्षक को अपने विषय का अच्छा ज्ञान होता है तो बच्चों को वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, और जब बता पाता है, समझा पाता है, तो बच्चे उसको सीखने का भी प्रयास करते हैं। और अगर अध्यापक को जब उसके अपने विषय क्षेत्र का ही ज्ञान नहीं होगा तो वो अपनी चीज़ों को बच्चे तक सही तरीके से वो नहीं पहुंचा पाएगा, जिससे बच्चे का जो है अधिगम नहीं हो पाएगा। और साथ में शिक्षा का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए बच्चा सही तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है तो वो अपने टीचिंग जो मेथड है उसको चेंज करे, बच्चे को मोटिवेट करे। क्या दिक्कत है, ऐसा व्यवहार होना चाहिए बच्चों टीचर और बच्चों के बीच में, यानी अध्यापक और शिक्षार्थी के बीच में, कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से एडजस्ट करके चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए आज का जो शिक्षा पद्धति है हमारी वो चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी बच्चों को ध्यान में रख कर के बनाई गई हैं, जिसमें शिक्षक को बिल्कुल बच्चों को समझ करके उनके रुचि के अनुसार, उनके बुद्धि के अनुसार उनको बताने और समझाने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए विषय का ज्ञान व शिक्षा का व्यवहार भी हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है शिक्षण विधि एवं पुनर्बलन। देखिए पढ़ाने का क्या मेथड है, यानी शिक्षण विधि जो होती है वो मेथड होता है। तो हमारे जो पढ़ाने का तरीका क्या है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी चीज़ें होती हैं कि जब हमें सारी चीज़ें आती रहती हैं, अध्यापक को सब कुछ अच्छे से आता है लेकिन वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बच्चों को समझा नहीं पाता। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें किस जगह पे कौन सी शिक्षण विधि का इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सही जगह पे सही शिक्षण विधि का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से चीज़ों को समझता है और वो सीख लेता है। और साथ में पुनर्बलन यानी बच्चे को बार बार फीडबैक देना, बच्चों को ये भी बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा जो है वो मोटिवेट होता रहे और चीज़ों को अच्छे से सीखता रहे। तो ये हो गया हमारा शिक्षक से संबंधित कारक। नेक्स्ट है अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक। आइए इनको भी हम समझते हैं। पहला है कि कक्षा कक्ष में छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था। देखिए ये भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है हमारे अधिगम को, यानी सीखने को, कि अगर समुचित व्यवस्था ही ना हो बैठने की तो बच्चे का मन पढ़ने में कैसे लगेगा। अगर बैठने की उचित व्यवस्था होती है तो बच्चा जो है चीज़ों को आराम से तरीके से सीखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है विद्यालय व परिवार का वातावरण। अब ये देखिए कि विद्यालय व परिवार का वातावरण कैसे अधिगम को प्रभावित करता है। जैसे देखिए विद्यालय का माहौल ऐसा हो कि आसपास शांत जगह हो और
प्रॉपर चीज़ें समझाने, अच्छा क्लासरूम हो और बैठने की उचित व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ें जो है वो अधिगम को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट, परिवार का वातावरण, यानी परिवार का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। लोग अगर उसमें शिक्षित होते हैं तो बच्चों को सीखने के लिए या पढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। तो इसलिए जो विद्यालय है वह परिवार का वातावरण भी अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में रोशनी व हवा का प्रबंध होना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है वो सही तरीके से बैठ सके और बैठ कर के चीज़ों को जो ज्ञान है उसको सीख सके। उपकरण एवं प्रयोगशाला की व्यवस्था, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ आपको समझानी हो, सिखानी हो, जो व्याख्यान पद्धति से सही से एक्सप्लेनेशन से नहीं समझाई जा सकती है, उसको हम किसी न किसी मॉडल से या किसी न किसी उपकरण के द्वारा या प्रयोगशाला में ले जा कर के उसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उसको बताने का प्रयास करें तो बच्चा जो है उसको आसानी से सीख लेता है। यानी अगर हम देखें तो ये जो चारों चीज़ें हैं, जो शिक्षार्थी से संबंधित, पाठ्य वस्तु से संबंधित और शिक्षक से संबंधित और अधिगम व्यवस्था से संबंधित, ये चारों चीज़ें जो हैं सीखने को प्रभावित करती हैं। और जब ये सारी चीज़ें सही तरीके से होती हैं, प्रॉपर तरीके से होती हैं, तो हमारा जो सीखने की प्रक्रिया है, जो लर्निंग की प्रक्रिया है, वो अच्छी होती है और तभी हमारा जो अधिगम है वो सार्थक होता है। तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं या उसके बारे में कुछ और आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं और आपकी जो समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू।